Unit 5 is about gravitation. इन 9 यूनिट्स में 9th क्लास के जो टोटल 9 यूनिट्स हैं उसमें लेंथ वाइज देखा जाए तो सबसे शॉर्ट यूनिट है, और लेकिन इसमें जो हमें कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ में जो अर्थ से रिलेटेड जितनी फोर्सेस हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर जो सैटेलाइट्स मून अबाउट अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी रीज़न क्या है, या हमारी हाइट के साथ जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज होती है, ये तमाम डिस्कशन हमें इसी यूनिट में मिलेंगी। ग्रेविटेशन क्या चीज़ है, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन का लॉ जो उसने ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी डिटेल और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कंसिस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो भी करते हैं, इसकी डिस्कशन आएगी। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही यूज़ करते हुए हम मैस ऑफ अर्थ भी फाइंड आउट करेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उसमें देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी भी फोर्स के साथ। उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट्स में से अगर एक ऑब्जेक्ट हम अर्थ कंसीडर करें तो हम मैस ऑफ अर्थ भी फाइंड आउट कर सकेंगे, और हम इस यूनिट के अंदर सॉल्व भी फाइंड आउट भी करेंगे। और फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। और इसी तरह जो सैटेलाइट्स हमारे अबाउट अर्थ रिवॉल्व करती हैं उनको किस स्पीड के साथ रिवॉल्व कराया जाता है, किस ऑर्बिट में रखा जाए तो उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ये तमाम डिस्कशन हमारी इसी यूनिट की है। और हम स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी फाइंड आउट करेंगे। ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, या सबसे पहले किसने इसके ऊपर डिस्कशन की है। न्यूटन वाज द फर्स्ट वन जिसने ग्रेविटी का आइडिया दिया था कि इस यूनिवर्स में ग्रेविटी भी एक्ट करती है। वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा था कि प्लैनेट्स सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, और इसी के आंसर में वो स्ट्रगल कर रहा था कि एक दिन वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और वहाँ से एक एप्पल गिरता है, और उसके गिरने से वो सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं फाइंड आउट करता बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को वो फाइंड आउट कर लेता है। जो एप्पल ट्री से गिर के ज़मीन की तरफ आया है उसने सिर्फ उसके गिरने का कॉज उसको नहीं बताया कि गिरा क्यों है, बल्कि उसके साथ साथ उसने इससे रीज़न भी फाइंड आउट कर लिया है कि प्लैनेट्स अबाउट सन या अर्थ अबाउट सन क्यों रिवॉल्व करती है, या फिर मून अराउंड द अर्थ क्यों रिवॉल्व करती है। ये हर किसी की सोच है कि कोई किसी भी चीज़ से उसको कितने पॉजिटिव वे में सोचता है, या फिर कितनी वो स्ट्रगल कर रहा है, कितनी वो रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी एक छोटी सी चीज़ से वो कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर लेता है। ये हर किसी की अपनी इंटेंशन है कि कौन किस लाइन के ऊपर जो है फोकस कर रहा है। जस्ट एक एप्पल उसने गिरता हुआ देखा और उसने ये चीज़ डिस्कवर कर ली कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की एक फोर्स है जिससे वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और इसके साथ साथ सेकंड चीज़ उसने फाइंड आउट की, उसी से एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि जब हर चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यही रीज़न है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं अबाउट सन रिवॉल्व कर रहे हैं, या अर्थ अबाउट सन रिवॉल्व कर रही है, या फिर मून अबाउट या अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, उसके पीछे भी यही ग्रेविटेशनल फोर्स की ही रीज़न है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही इनको ऑर्बिट में रखे हुए हैं जिसकी वजह से इनका ऑर्बिट चेंज नहीं हो रहा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या चीज़ है, इस जो उसने एप्पल गिरता हुआ देखा उसने इससे क्या चीज़ कंक्लूड की कि जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है या मून अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये दोनों सेम नेचर की हैं। इसी बेस पे
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन किया जाता है, अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक चीज़ याद रखें कि ग्रेविटी का वर्ड जहाँ पे भी आएगा, ग्रेविटेशन हो, ग्रेविटी हो, उससे मतलब हमारा अर्थ से रिलेटेड ही कोई ना कोई डिस्कशन होगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जिससे कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है, और ये हर दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये अलग इसकी डिस्कशन है कि फिर हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही, हमें फील क्यों नहीं होता, उसकी डिटेल भी हम जब इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो हम इसकी डिटेल भी डिस्कस कर लेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने पेश किया था, उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं। वो लॉ क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। अगर दो बॉडीज़ हैं, उनके दो मैसेज हैं, उन दोनों मैसेज को हम मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें, इसके वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है कि हम उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लें, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके एक्सप्लेनेशन में दो स्फीयर्स लिए गए जिनके मैसेज M1 और M2 हैं। दोनों मैसेज डिफरेंट यहाँ पे शो किए गए, सेम मैसेज नहीं है, एक का साइज़ बिग है, दूसरे का स्मॉल है। और इन दोनों मैसेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है, एक मैस के सेंटर से लेकर दूसरे मैस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम D कहें, दो मैसेज हैं M1 और M2, दो स्फीयर्स हैं जिनके मैसेज हैं M1 एंड M2, और उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ D। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगी? इन दोनों मैसेज का प्रोडक्ट ले लें, M1 को मल्टीप्लाई कर दें M2 के साथ, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितने ये मैसेज ज़्यादा होते जाएंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में ज़्यादा होती जाएगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर ले लें, यानी कि अगर 10 है उसका स्क्वायर ले लें 100 हो जाएगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जितना ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा उतनी फोर्स ऑफ ये अट्रैक्शन कम होती जाएगी। जितने ये दो मैसेज दूर होंगे उतना वो कम अट्रैक्ट करेंगे, और जितने मैसेज एक दूसरे के करीब होंगे उतना ज़्यादा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है Gm1 M2 और D स्क्वायर, इसको अगर हम डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन की फॉर्म में लिखें, ये दो मैसेज हैं, एक का मैस है M1 और दूसरे का मैस है M2। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी हम उसको कहते हैं, ग्रेविटेशन का वर्ड नहीं लेके आते, कि जो इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। इन दोनों स्फीयर्स के मैसेज को मल्टीप्लाई कर दें, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये जो दो एक्सप्रेशंस लिखी हैं, इन दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इनको ज्वाइन करने से वी विल गेट F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 ओवर D स्क्वायर। इक्वालिटी इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है इसको हम रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी और साथ में एक कांस्टेंट से। देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू, ये इक्वालिटी का सिंबल आ गया, इसके साथ हम एक कांस्टेंट लिखेंगे, उस कांस्टेंट को यहाँ हम G से शो कर रहे हैं, M1 M2 ओवर D स्क्वायर। ये हमारे लिए एक फार्मूला भी है, इक्वेशन भी है। इस इक्वेशन में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे दोनों मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये उन दोनों स्फीयर्स का मैस है और ये D उन दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस।
प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल ख़त्म करके इक्वलिटी लेके आए तो हमारे पास जो फॉर्म बनी है दैट इज़ F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन भी कह सकते हैं और फार्मूला भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो ये G है इट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो भी हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं एक्सप्रेशन के मुताबिक उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम भी होता है। यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और जब ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की हुई है दैट इज़ G इज़ इक्वल टू 6.673 एक्सपोनेंट -11। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसी एक्सप्रेशन को अगर हम यूज़ करते हुए G का यूनिट फाइंड आउट करें तो हमें G को सेपरेट करना होगा। G विल बी इक्वल टू FD स्क्वायर ओवर M1 M2। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, D डिस्टेंस है और इसका ऐसा यूनिट है मीटर, उसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय M1 इज़ kg, M2 इज़ आल्सो kg। ये M स्क्वायर नहीं है, इट इज़ M2। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो हमारे लिए जो इसकी कंप्लीट वैल्यू बनेगी कैपिटल G की, इट विल बी इक्वल टू 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यूज़ करते हुए किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो G की वैल्यू है इट इज़ वेरी स्मॉल, -11 है इसका जो एक्सपोनेंट है। इट मीन्स के इससे पीछे हमारे 9 ज़ीरोज़ हैं, फिर 0.0090 ज़ीरोज़ एंड देन 6673। इतनी स्मॉल वैल्यू होने की वजह से जो हमारे पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है वो बहुत स्मॉल होती है। ये रीज़न है कि दो ऑब्जेक्ट्स यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लें रूम में पड़े हुए हैं, वो एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे? क्योंकि उनका अगर मैस लेट्स 1 kg है तो 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें तब भी रिज़ल्ट हमारे पास बहुत स्मॉल आएगा। इसी तरह अगर वो 10 kg के, 100 kg के, 1000 kg के भी हैं तो उनको मल्टीप्लाई कराने के बाद जब हम उसको सॉल्व आउट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही स्मॉल आएगी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्मॉल होगी 0.000000 इस तरह ज़ीरोज़ होंगे, क्या पता 7 ज़ीरोज़ हों, 8 ज़ीरोज़ हों, 6 ज़ीरोज़ हों, देन कोई वैल्यू होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बहुत स्मॉल है इस वजह से हमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र नहीं आते। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती तो सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते तो ये दोनों एक दूसरे के करीब होते। Due to very small value of G, we don't feel two objects attracting each other. इससे आगे डिस्कशन यही है, ये फार्मूला हमने एक किस्म का डिराइव कर लिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हों अगर हमने उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। Here G is the proportionality constant, क्या इसका नाम है यहाँ पे, इस G को हम कहेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इट्स वैल्यू इज़ सेम एवरीवेयर। ये एक मेन पॉइंट है कि इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम है। इसकी वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ सी लेवल पे भी यही वैल्यू होगी, माउंटेन पे भी यही वैल्यू होगी, जिस जगह पे भी चले जाएं इसकी वैल्यू सेम होगी। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ G द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अराउंड एस इज़ वेरी स्मॉल। ये जो भी हमने डिस्कशन की है कि इस स्मॉल वैल्यू ऑफ G की वजह से ये जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्मॉल होती है। और अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 2-3 लेक्चर्स के बाद जिसमें मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये इन दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी। उस केस में मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिस वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए हर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ अट्रैक्ट हो रहा होता है। जब एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाए, हमने देख लिया कि 1000 kg भी हो जाए तब भी वो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, उसको हम फाइंड आउट करके देखेंगे।
तो उस टाइम पे ये मास ऑफ अर्थ यहाँ पे जब आ जाएगा, एक मास इनमें से बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो दैट्स द रीज़न कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। बेस यहाँ से ही है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Since the mass of the earth is very large, it attracts nearby objects with a significant force. The weight of an object on the earth is a result of gravitational force of attraction. जो हमने weight define किया था यूनिट 3 में, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आज हमने पढ़ ली है। यही अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम इसको कहते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है वो एक्ट करता है, और उसकी डायरेक्शन भी हमने डिस्कस की थी। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस टॉपिक से रिलेटेड दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 5.2 इज़ व्हाट इज़ मेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, यहाँ पे डिफाइन हुई है, अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। दिस फोर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। 5.9 is explain the law of gravitation। एग्जाम्पल में हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि द फोर्स विच कॉजेज एन एप्पल टू फॉल ऑन द अर्थ, एक ये इस इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्स, एंड द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट और ऑफ द सेम नेचर, दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों की नेचर सेम है, और वो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसका आंसर है। क्वेश्चन 5.9 इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करना है। ये हमारी डेफिनेशन है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है जिसमें इन दो स्फीयर्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट की गई है। तो इस फिगर को भी इंक्लूड करेंगे। ये हमारी सारी एक्सप्लेनेशन चल रही है टिल द एंड ऑफ टॉपिक। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। वी हैव एग्जाम्पल 5.1। टू लेड स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। दो लेड स्फीयर्स हैं, ये इन दो स्फीयर्स को ले लें आपके, ये लेड स्फीयर्स हैं, और इन दोनों का मास 1000 kg है। इसका मास भी 1000 kg है और दूसरे का मास भी 1000 kg है। मीन्स दोनों के मासेस सेम हैं, दोनों स्फीयर्स सेम हैं। विद देयर सेंटर्स 1 मीटर अपार्ट। इन दोनों के जो सेंटर्स हैं वो 1 मीटर दूर हैं एक दूसरे से। ये d डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1000 kg एंड d इज 1 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर। हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है जिससे ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। वी हैव m1 इज इक्वल टू 1000 kg, m2 इज सेम, d इज इक्वल टू 1 मीटर। ये फार्मूला है। g की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 6.673 exponent minus 11। m1 इज 1000 kg, m2 इज ऑल्सो 1000, d स्क्वायर इज 1 मीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करें वी गेट 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 5 न्यूटन, यानी कि आप ये कह सकते हैं 0.00006673। इतनी स्मॉल वैल्यू आई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। यानी कि ये दो लेड स्फीयर्स थे, इन दोनों स्फीयर्स का मास, इसका मास भी 1000 kg है, 1 टन इसका मास है, इसका मास भी 1 टन है, लेकिन स्टिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी आई है, दैट इज़ वेरी स्मॉल, 0.00006673। ये रीज़न है कि दोनों लेड स्फीयर्स 1000 kg होने के बावजूद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के भी दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉल्व आउट करते हैं। प्रॉब्लम 5.1 फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। वही उसी तरह फिगर बनाएं, दो स्फीयर्स हैं, कंपास यूज़ करें, स्केल यूज़ करें। we have to find the force of gravitation each of mass 1000 kg। इसका mass m1 ले लें, दूसरे का mass m2 ले लें, दोनों का साइज सेम रखें। m1 इज इक्वल टू 1000 kg, ये तो सेम प्रॉब्लम बनता है जैसे भी हमने एग्जांपल सॉल्व की है। m2 इज इक्वल टू 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज, इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है दैट इज d, एंड d इज इक्वल टू
0.5 मीटर। सिर्फ इस डिस्टेंस का डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड वी हैव टू फाइंड f एज f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वेयर। वैल्यूज़ पुट करें 6.673 exponent minus 11, m1 is 1000, m2 is also 1000 divided by d is 0.5 and its square। इसको सॉल्व करें, you get 2.67 exponent minus 4 न्यूटन। अभी अगर हम इसको अपने एग्जांपल 5.1 के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर था, डिस्टेंस इससे ज़्यादा था, तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपोनेंट -5 में आई थी, यानी कि उसकी वैल्यू छोटी थी। यहाँ पे डिस्टेंस 0.5 मीटर है, उससे हाफ डिस्टेंस है, तो हमारे पास एक ज़ीरो कम हो गया और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी उससे ज़्यादा है। यही अभी हमने लॉ में भी पढ़ा है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। नाउ वी हैव न्यूमेरिकल 5.2 द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स हैं, इट मीन्स देयर masses आर सेम, m1 is equal to m2 kept at 1 meter apart, their distance d is 1 meter is 0.06673, force of attraction is 0.00667 न्यूटन। फाइंड देयर masses, हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड देयर masses। m1 कितना है और m2 कितना है, we have to find this। as we know that according to the law of gravitation F is equal to g m1 m2 over d square। ये जो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, इससे हम इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स का मतलब ये है उन दोनों के मैसेज सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, तो हम इसको एक ही सिंबल से लिख सकते हैं m से। तो हम यहाँ m1 और m2 की जगह सिर्फ m पुट करें, वी विल गेट g m m डिवाइडेड बाय d स्क्वेयर। अकॉर्डिंग टू द मैथ रूल्स इट विल बी g m स्क्वेयर ओवर d स्क्वेयर एंड वी हैव टू फाइंड m। m को आप एक साइड पे रखें और बाकी टर्म इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएं, यू गेट m स्क्वेयर इज इक्वल टू f d square divided by capital G। We know the value of force of attraction, force of attraction given है, D की वैल्यू गिवन है, it is 1 मीटर, और G की वैल्यू भी हमें गिवन है, we know the value of G, so it will be equal to 0.006673 into 1 square divided by 6.673 exponent minus 11। when we solve it we get m square is equal to 1 and 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो वैल्यू आई है ये m स्क्वेयर की है एंड वी हैव टू फाइंड m। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट m इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ दिस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। when we take the square root we get 10,000, so m is equal to 10,000 kg। since both the masses are identical, m1 is equal to m2 is equal to m, so we can say that m1 is 10,000 kg
and M2 is also 10,000 kg। हमने दोनों मैसेज बताने थे, तुम्हारा आंसर होगा since both the masses are identical therefore M1 is equal to 10,000 kg and M2 is also 10,000 kg।